गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 27 अगस्त पे पहुंच गए हैं और इस वीडियो में आज हम 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के डिस्कस करेंगे। तो जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो अच्छे तरीके से मिल जाए और करंट अफेयर से डे टू डे अपडेटेड रहें। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो द हिंदू और पीआईबी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एक अच्छा खासा फोल्डर बना के, जो आपको आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जो हमारे साथ पहले से जुड़ा है उसको तो इस स्कीम के बारे में पता ही है। मार्किंग स्कीम में आपको ये करना है कि 10 में से 6 क्वेश्चनों को सही करना है, क्योंकि जब 10 में से 6 करते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की बढ़ जाती है। और 10 में से 6 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं, मतलब 10 में से 6 आप सही नहीं कर पाते हैं, तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, वापस एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा और 24 आवर्स के बाद तो सभी को एक एक बार रिवाइज़ करना ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लैंडर्स डिसीज़। तो ग्लैंडर डिसीज़ के ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, याद रखना करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। फर्स्ट है, इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़। क्या ये बैक्टीरियल डिसीज़ है? एंड सेकेंड, इट इज़ ओनली अफेक्ट्स एनिमल्स एंड नॉट ह्यूमंस। क्या ये केवल एनिमल्स को अफेक्ट करती है, ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करती है? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 और 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है इसका। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़। क्या ये बैक्टीरियल डिसीज़ है? बिल्कुल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। और क्या ये केवल एनिमल्स को अफेक्ट करती है, ह्यूमंस को नहीं? तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो डिसीज़ है ये एनिमल्स और ह्यूमंस बोथ को अफेक्ट करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने के कारण राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 जो आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो ग्लैंडर डिसीज़ होती है ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ठीक है, जिसका कॉज क्या है? इसका कॉज एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट, जस्ट अ मिनट, उस बैक्टीरिया का जो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है बरखोल्डेरिया। याद रखिए, एक सेकेंड। ठीक है, क्या नाम है इसका? बरखोल्डेरिया मलाई। ठीक है, दिस इज़ द बैक्टीरियम। ठीक है, ये इसका बैक्टीरिया, याद रख सकते हैं नाम। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, क्योंकि पीपल और जो आपके एनिमल्स से दोनों को अफेक्ट करती है, तो दैट वाई दैट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन जानने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुन लीजिए। पास्ट में क्या हुआ है, इस तरीके का जो जम्स है जिसका कॉज जो ग्लैंडर डिसीज़ था, तो इसके डिसीज़ को जो हमने बैक्टीरिया का नाम अभी आपको बताया है, नाम क्या है यार ना, बरखोल्डेरिया मलाई, हैव बीन यूज्ड एज बायोलॉजिकल वेपन ड्यूरिंग वेपन। ठीक है, तो इसको वॉर्स के समय एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे भी इसको यूज़ किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जब मेंस में लिखते हैं तो इस तरीके की जब डिसीज़ के बारे में कहीं पे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वॉर्स में किस तरीके की और भी बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे इस बैक्टीरिया डिसीज़ का नाम लिख के आप अच्छा खासा एक अट्रैक्शन खींच सकते हैं एग्जामिनर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज़ और आर करेक्टली मैच टू रेस्पेक्टिव सिटी। तो जो करेक्टली एट्रीब्यूट दिए गए इन सिटीज़ के, तो इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? फर्स्ट है सिटी ऑफ पर्ल्स। क्या ये इसको हैदराबाद कहा जाता है? सेकेंड, सिटी ऑफ पिंक, मतलब पिंक सिटी, क्या इसको जोधपुर कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स, क्या ये उदयपुर के नाम से फेमस है? तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन है 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। 1 बाय 1 को जाएंगे। फर्स्ट है सिटी ऑफ पर्ल्स। सिटी ऑफ पर्ल्स जो है ये हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है, ये आपको याद रखना है। एंड जो थर्ड है सिटी ऑफ लेक्स, ये उदयपुर, ये भी करेक्ट है। बट पिंक सिटी ये तो सभी ने सुना होगा, ये जोधपुर नहीं है, इट इज़ अ जयपुर। यू हैव टू बी रिमेंबर, ये जयपुर है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। सेकंड रॉन्ग होने के कारण आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, सी विल बी द राइट आंसर। और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते तो अगर आप सेकंड को रॉन्ग कर देते तो आपका बी, ए और डी तीनों के तीनों रिमूव हो जाती और सी विल बी राइट आंसर। इस तरीके का आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इसको बाइफरकेट करना है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोंडा इज़ अ ट्राइबल कम्युनिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोंडा
इनमें से किस स्टेट की ट्राइबल कम्युनिटी है, ये आपको बताना है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी नागालैंड। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। बोंडा एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो असम से रिलेट करती है, ठीक है। तो असम का जो अभी वेस्टर्न वाला जो एरिया है, वहाँ पे रिसेंटली अभी एक न्यू फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। एक नया फेस्टिवल है, उसके लिए एक मतलब जब न्यू क्रॉप्स का वेलकम किया जाता है तो वो एक नए फेस्टिवल के तौर पे एक फेस्टिवल को मनाते हैं। उस फेस्टिवल का नाम मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ही उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो उसका मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आगे देख लेते हैं। तो जो बॉन्डर ट्राइब्स है ये वहीं से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये इसके बारे में अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन था। कुछ और भी चीज़ के बारे में देख लेते हैं। एक बॉन्डर ट्राइब की इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर आती हैं, तो यस ये PVTGS के अंदर आती हैं, जो ओडिशा की कम्युनिटी है। और इन्होंने खुद को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, रैमो। रैमो का मतलब होता है मैन, ठीक है, याद रखिएगा। और जो बॉन्डा हिल्स है वहाँ पे एरिया जो है हैज़ बीन डेजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द इंडिजिनस ट्राइब ऑफ बॉन्डा जियोग्राफिकल ऑफ द बॉन्डा हिल्स, ठीक है। तो वहाँ पे जो बॉन्डा हिल्स है ओडिशा के अंदर, उसका जो डेजिग्नेशन किया गया है वो बॉन्डा हिल्स के नाम पर ही किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट एम्स टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ PM10 एंड PM2.5 by at least 20% by 2024 with 2017 एज द बेस ईयर, ठीक है। कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसका एम ये है कि रिड्यूस करना है कंसंट्रेशन PM10 और PM2.5 का 20% तक 2024 तक, ठीक है, और जिसका बेस ईयर 2017 है। सेकंड स्टेटमेंट है, सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड फॉर 102 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग मिटिगेशन एक्शन अंडर NCAP। तो NCAP के अंदर मिटिगेशन करने के लिए, ताकि इन सिटीज़ को क्लीन रखा जा सके, इसके अंदर 102 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या इसका एम है 2024 तक 20% PM10 और PM2.5 के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना? ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 20 से 30% 2024 तक एम रखा गया है, जिसमें PM10 और PM2.5 की कंसंट्रेशन को कम करना, ताकि हम पोल्यूशन को और अच्छे तरीके से कम कर सकें और एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को और अच्छे से बढ़ा सकें और अपने कंट्री को अच्छे तरीके से साफ क्लियर रख सकें, ठीक है, मतलब पोल्यूशन फ्री बना सकें। और इसका जो बेस ये 2017 है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें 102 एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट, ये गलत है। ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इसको काउंट नहीं किया गया, ठीक है। इसको सिटी स्पेसिफिक है, इसको सिटी के डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया है, बट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को नहीं लिया गया है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो होते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ किसी भी चीज़ की बहुत कम होती है, वेदर इज़ रिलेट टू हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, किसी भी चीज़ की जो आपकी फैसिलिटी उन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होती है, तो वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन इसमें एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को फॉर्मुलेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी राइट, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में। देखिए, जो NCAP है ये मिड टर्म 5 ईयर एक्शन प्लान है, जो 2019 से इसको रखा जाएगा और फर्स्ट ईयर 2019 है। तो आप याद रखिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट रहती है, तो 2019 से 2024 तक ये गवर्नमेंट का सेशन रहने वाला है। तो ये इतनी समय का ये NCAP प्रोग्राम है। इसमें 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को लिखा गया है। मैंने बताया था आपको, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं ये, कि ना कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो ये याद रखना है। जिसमें जो क्वालिटी डेटा, एयर क्वालिटी डेटा है फॉर पीरियड ऑफ 2011-15 और जो WHO के द्वारा रिपोर्ट 2014-18 के जो पब्लिश की गई है, उसके अकॉर्डिंग इसमें वर्क किया जाएगा, ठीक है। और 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में इसको रखा जाएगा, जिनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और अच्छे तरीके से उनको NCAP के जरिए वर्क किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है NCAP के जिसमें इसको इंक्लूड किया गया है, जो इसके कारण इसमें इंक्रीज़ की जाएगी नंबर ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशंस को
इन द कंट्री इंक्लूडिंग रूरल मॉनिटरिंग की जाएगी स्टेशंस की, टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया जाएगा, एम्फसाइज़ किया जाएगा अवेयरनेस को, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इनिशिएटिव लिए जाएंगे, सेटिंग अप की जाएगी सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ ताकि मॉनिटरिंग इक्विपमेंट को और अच्छे से बढ़ा सकें, और जो सिटीज़ की जो मॉनिटरिंग होती है अकॉर्डिंग टू NCAP उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके, और जो भी स्पेसिफिक सेक्टरल इंटरवेंशंस हैं वहाँ पे भी वर्क किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपकी कांग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पार्टी के ऊपर नहीं बनेगा, लेकिन जो INC है जो पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, जिसका जो बॉर्न हुआ था वो 1985 में हुआ था, तो उस समय से रिलेट करके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बनाई जा सकती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड लोकमान्य तिलक नेवर प्रेसाइडेड ओवर एन INSC सेशन। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और लोकमान्य तिलक ने, इन्होंने कभी भी प्रेसाइड नहीं की है INSC का सेशन को। सेकेंड स्टेटमेंट है INSC पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि INC ने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन D नाइदर 1 नॉट 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो लोकमान्य तिलक ने, क्या इन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब कभी प्रेसाइड नहीं किया था INC के सेशन को? तो करेक्ट है, इन दोनों ने कभी INC के सेशन को प्रेसाइड नहीं किया। बट जो सेकेंड आपके जो स्टेटमेंट दिए हैं कि INC पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये स्टेटमेंट आपकी पार्शली करेक्ट है, मतलब सेकेंड राउंड टेबल में तो पार्टिसिपेट किया था बट थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो सेकंड में विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो बी, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, तो जो आपका ए जो हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, और बी आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये कब कब ऑर्गेनाइज़ की गई थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस ये कन्वीन की गई थी, ये हुई थी 12 नवंबर 1930 को, और 19 जनवरी 1931 तक ये चली थी। ठीक है, ये याद रखना, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको हेल्ड किया गया था लंदन में। ठीक है, लंदन में हेल्ड किया गया था फ्रॉम 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक के लिए। डेट याद मत रखिए, लेकिन स्टार्टिंग डेट जरूर याद रखना है कि किस सन में इसको स्टार्ट किया गया था। तो 1931 में आप याद रख सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेशन किया था गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। लेकिन जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जिसको 17 नवंबर 1932 में से 24 दिसंबर 1932 तक कन्वीन किया गया था, इसको किसी ने भी अटेंड नहीं किया था, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और ना ही गांधी ने। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI फ्लोज टू इंडिया इन लास्ट 5 ईयर। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अभी लास्ट 5 साल में इंडिया के अंदर जो आया है, उसके ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिसीव्ड लोअर FDI देन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसने कम FDI गेन किया है कंपेयर टू फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के। सेकेंड स्टेटमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अमंग द टॉप 5 सोर्सेज ऑफ FDI इनफ्लोज इन इंडिया, कि जो USA है ये टॉप 5 सोर्सेज है FDI का जो भी हमारे इंडिया में आता है। ठीक है, तो FDI जितना भी इंडिया में आता है उसमें सबसे ऊपर जो कंट्री है वो USA है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन D नाइदर 1 नॉट 2। वीडियो को पॉज करके बताइए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिसीव्ड लोअर FDI देन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। देखिए हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो फोकस दिया जाता है ना वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे दिया जाता है, इसलिए इसके अंदर FDI कम होना, और वो भी लास्ट 5 ईयर कंसिक्यूटिवली लास्ट 5 ईयर में, तो ये काफ़ी एक स्टेटमेंट डाउटफुल स्टेटमेंट होती है, तो यहाँ पे ये फोकस नहीं होता है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी रॉन्ग है। लास्ट 5 ईयर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसने
हायर एफडीआई गेन किया है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज अमंग द टॉप 5 सोर्सेज ऑफ एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यूएसए जो है ये इंडिया का टॉप एफडीआई फ्लो, जो इसका जो इनफ्लोज होता है इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर यूएसए टॉप नंबर 1 पे है, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। कुछ और भी चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। जो स्टेटमेंट 2 में जो दिया है, जो सिंगापुर है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, ठीक है, साइमन आइलैंड एंड यूएसए आर द टॉप सोर्सेज ऑफ एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया। तो ये जो 5 कंट्रीज है, 5 कंट्री का आप नाम याद सकते हैं, ठीक है। दीज आर द 5 कंट्रीज, सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, साइमन आइलैंड एंड यूएसए, ये टॉप सोर्सेज हैं जिसके कारण जो एफडीआई होती है वो इनफ्लो होती है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जो डेटा सोर्स है रिसेंटली रिलीज़ किया है एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए फॉर द ईयर 2019-20, ठीक है, स्नैपशॉट उसके जरिए, ठीक है। तो अब स्नैपशॉट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का है। तो अभी जो एनुअल रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया, ठीक है, याद रखना 2019-20 के लिए। तो इसमें जो बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरीके से ग्रोथ बढ़ी है लास्ट 5 ईयर के अंदर, तो वो हम देखेंगे। ये देखिए, एक सेकेंड, आई होप इट विल क्लियर यू। ये देखिए ऊपर आप टोटल एफडीआई देख रहे हैं, सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, साइमन आइलैंड एंड यूएसए, ये 5 कंट्रीज हैं जो टॉप इन्फ्लोज करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ऊपर है, फिर कम्युनिकेशन सर्विस है, फिर रिटेल्स, ये ट्रेड है। तो सेक्टर वाइज इन्फ्लोज जहाँ पे हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ऊपर है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट है ओयागैडिगो बरकुना फैसो, क्या जो ओयागैडिगो है ये बरकुना फैसो से रिलेट करता है। सेकंड है अलेप्पो, क्या ये सीरिया से रिलेट करता है। एंड थर्ड है बमैको, क्या ये माली से रिलेट करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, क्या जो ओयागैडिगो है क्या बरकोना सिटी से रिलेट करता है। चलिए तो देख लेते हैं इसके। ये देखिए, ये जो ओयागैडिगो है ये कैपिटल है बरकोना फैसो की, तो फर्स्ट स्टेप आपकी सही हो जाती है। फिर जो वहाँ पे अलेप्पो दिया था, क्या वो सीरिया से लोकेट करता है। तो बिल्कुल जो सीरिया है वो अलेप्पो से ही रिलेट करता है। तो सीरिया के अंदर अलेप्पो एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और क्या माली जो है वो बमैको से रिलेट करती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, माली की कैपिटल क्या है, ये बमैको है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाती है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती हैं, 1, 2 एंड 3। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, याद रखना है। ये तीनों अभी न्यूज़ में थी इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो वर्ड है ये इनमें से किस को डिफाइन करता है। ऑप्शन ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स अमंग इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज दैट नेचुरली डिराइव्स फ्रॉम एनी एक्शन और चॉइस, कि जो सिस्टम के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो नेचुरली डिराइव किए जाते हैं एनी एक्शन और चॉइस से, किसी भी एक्शन और चॉइस से। ऑप्शन सी नेचुरल जस्टिस प्रोसीडिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, कि नेचुरल जस्टिस की एक प्रोसीडिंग है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। एंड ऑप्शन डी न्यू पॉलिसी फॉर ट्राइबल पीपल फॉर जस्टिस, कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ये एक नई पॉलिसी लाई गई है ट्राइबल पीपल के लिए, जस्टिस के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स अमंग इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। तो जो सोसाइटी के जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना बेनिफिट्स का और जो बर्डन्स का, इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फ्रेमवर्क होते हैं जिसके अंदर सोसाइटी हैज़ इट्स लॉज, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज़ होती हैं एक्सेट्रा, इसका जो रिजल्ट आता है इसको कहा जाता है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन अक्रॉस मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, तो ये कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये रिलेट किससे करता है, तो ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन अमंग इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी, इससे रिलेट करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ मोनोकॉपिंग। तो मोनोकॉपिंग के जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है कौन कौन से हैं। फर्स्ट है
डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन, तो क्या मोनोक्रॉपिंग से डिप्लीशन होने लगता है सॉइल न्यूट्रिशन का? एंड ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड, कि जो यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स का और हर्बिसाइड्स का ये भी बढ़ गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले समझने के लिए ये याद रखिए कि मोनोक्रॉपिंग होती क्या है, ठीक है। तो मोनोक्रॉपिंग एक टेक्निक है वेयर द फार्मर ग्रो द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड एवरी ईयर, जहाँ पे फार्मर क्या करते हैं, एक ही क्रॉप को हर साल अपनी लैंड पे ग्रो करते हैं। उससे होता क्या है कि जैसे अगर मैं किसी एग्जांपल दूं तो दैट इज़ यूजली प्रैक्टिसाइड इन वीट, राइस फील्ड, शुगर केन, ग्रेप, वेनयार्ड्स एंड कॉर्न फील्ड। तो जैसे अगर कोई ग्रो कर रहा है तो वीट, राइस फील्ड हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, गन्ने की खेती हो गई, तो ये सभी अगर वो एक ही लैंड पे हर साल केवल सिंगल टाइप क्रॉप को ग्रो करते हैं तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आता है, तो मोनोक्रॉपिंग जिसको कहा जाता है, मोनोक्रॉपिंग, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, क्रॉपिंग खेती, तो सिंगल खेती करना एवरी ईयर। उसके कारण क्या होता है, जो लैंड की फर्टिलिटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन, जो सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और मोनोक्रॉपिंग क्या करती है, लीव कर देती है सॉइल के स्कार्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी बचे कुछ भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी खत्म हो जाती है, वो सिंगल क्रॉप बस के लिए फिर बचती है और धीरे धीरे उनके लिए भी उसके लिए डिप्लीशन होता जाता है, ठीक है। और ये जो डिप्लीशन होता है, जो सॉइल न्यूट्रिशन स्पेशली नाइट्रोजन, ये क्या करती है, ये लीड्स करती है वीकनेस इन सॉइल एंड इनएबिलिटी टू सपोर्ट हेल्दी ग्रोथ इन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इनेबल कर देती है ताकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ हेल्दी ना हो सके, ठीक है। और हायर डिमांड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फुलफिल्ड बाय यूजिंग हायर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। जितना आप न्यूट्रिशन उसको देंगे उसका मतलब क्या होगा, उसको हायर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर चाहिए अगर सिंगल खेती करना है, तो ये एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में डालती है, ठीक है। फर्टिलाइज़र का यूज़ धीरे धीरे बंद करना, क्योंकि एंड मोनोकल्चर जो होता है ये क्वाइट वल्नरेबल होते हैं टू वीड्स एंड पेस्ट, ठीक है। तो ख़राब होते मोनोकल्चर जो आपके वीड्स के लिए, पेस्ट के लिए, विच नीड्स मोर पेस्टिसाइड, जिसके कारण ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की टू गेट रिड ऑफ देम, ठीक है, उनको भगाने के लिए। एंड वीड्स एंड इंसेक्ट पेस्ट कैन स्प्रेड फास्टर इन मोनोकल्चर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द बायोलॉजिकल एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो जो लैक ऑफ बायोलॉजिकल जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उसके कारण इनको स्प्रेड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि मोनोक्रॉपिंग आप करते हैं तो आपकी जो मिट्टी होती है उसके जो सॉइल न्यूट्रिशन होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, जिसके कारण आपको ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है, जिसके कारण पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का यूज़ बढ़ गया है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट विल बी राइट, तो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोमाली सेंगी हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इज़ इट। सोमाली सेंगी जो न्यूज़ में था ये किससे रिलेट करता है? ऑप्शन ए, अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स ऑपरेटिंग इन वेस्टर्न इंडियन ओशन, कि ये वेस्टर्न इंडियन ओशन के पायरेट्स है उनसे रिलेट करता है। ऑप्शन बी, एलिफेंट श्रीव रीडिस्कवर्ड इन अफ्रीका आफ्टर 50 ईयर्स, कि एलिफेंट का एक श्रीव है जिसको रीडिस्कवर्ड किया गया अफ्रीका में 50 साल के बाद। एंड ऑप्शन सी, ट्रांसनेशनल कोस्टल इकोनॉमिक जोन, क्या कोई ट्रांसनेशनल इकोनॉमिक जोन है। एंड ऑप्शन डी, अ प्लांट स्पीसीज बीइंग क्लेम एज ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19, की प्लांट स्पीसीज है जिनको क्लेम किया गया ट्रीटमेंट के लिए कोविड-19 की। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या। इसका जो राइट आंसर ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी मतलब जो सोमाली सेंगी है ये एक एलिफेंट श्रीव है जिसको वापस से रीडिस्कवर्ड किया गया आफ्टर 50 ईयर्स के बाद अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो अफ्रीका के अंदर अभी 50 साल के बाद इसको रीडिस्कवर्ड किया। 1970 में ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल एंडेंजर्ड हो गए हैं, ठीक है। मतलब अब तब से उनको उस समय के बाद से देखा नहीं गया था, तो ये उस समय के बाद से अभी सामने आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है 2017 में इनको टॉप 25 मोस्ट वांटेड एनिमल इन देयर सर्च फॉर लॉस्ट स्पीसीज इनिशिएटिव के अंदर रखा गया है, कि जो काफ़ी खतरनाक हैं और जल्दी से विलुप्त हो रहे हैं उस कैटेगरी में इसको रखा गया था, और IUCN की रेड लिस्ट में इनको रखा गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर 2017 के अंदर, ये याद रख सकते हैं। तो दीज वेर द 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ टुडे। आई होप इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, बिकॉज फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।